Hello everyone. Uh, Today we are starting some strategies of 21 EMA और इसको कैसे यूज करते हैं, क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगे, क्या रूल्स होंगे इसमें कि जहाँ पे ये 21 मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी को हम लोग यूज कर पाएंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बट उसके पहले पहले स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की जहाँ पे यूज करने के पहले 21 मूविंग एवरेज को यूज करने के पहले आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक तो आपका बेसिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह से निकाले जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, कौन से इम्पोर्टेंस लेवल है, ये किसको किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट आना चाहिए। ये बेसिक रूल उसमें है। दूसरा, जोन एनालिसिस के साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर का भी बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है और किस तरह से मार्केट जो है अपने एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे आना जरूरी है, तभी जाकर आप इस मूविंग एवरेज का जो स्ट्रैटेजी है उसको अच्छी तरह से यूज कर पाओगे। अदरवाइज आपको एसएल जाने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देंगे और आपके लॉसेस वहाँ पे होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट, जोन एनालिसिस, स्ट्रक्चर का एनालिसिस और ऑर्डर ब्लॉक, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या उसका प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप चैट में मुझे बता सकते हो या मेरे दिए हुए डिटेल्स में स्क्रीन पे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप उसमें भी ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अब इस मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यहाँ पे मूविंग एवरेज को आप जो है नॉर्मली मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने कुछ एक मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड की है जहाँ पे होता क्या है कि बेसिकली जब भी मार्केट जो है अपने इस मूविंग एवरेज के डाउन साइड में होता है तो ये मूविंग एवरेज अपना कलर जो है रेड कलर में रखता है। और जैसे ही मार्केट जो है अपने मूविंग एवरेज के अपसाइड में आना चालू हो जाता है तो ये मूविंग एवरेज का कलर अब जो है ग्रीन कलर में हो जाता है। तो बेसिकली ये थोड़ा मुझे और हाईलाइट करता है या मुझे यहाँ पे थोड़ा आइडेंटिफाई कराता है कि मार्केट में क्या चीज़ें होगी। बेसिकली ये न्यू बिगिनर लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जहाँ पे उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली मूविंग एवरेज है क्या, ये किस तरह से हमने लगाया है, तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पे देखो मैंने फेवरेट में ऐड किया है, तो आपको टाइप करना है एटीआर बेस्ड। तो एटीआर बेस्ड देखोगे तो एटीआर बेस्ड जिगजैग ईएमए करके दिया है। ये हबीबी बूडो का एक नाम से जिन्होंने इसका डेवलप किया है उनका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। तो एटीआर बेस्ड जिगजैग ईएमए आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है। तो जिससे आप इसको क्लिक करोगे तो स्क्रीन के आपकी ये लग जाएगी। कुछ बेसिक्स से सेटिंग्स है जो हमें इसमें चेंजेस करने हैं इस इंडिकेटर में। तो जैसे ये इंडिकेटर के सेटिंग्स में मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो पहले तो ये जो लाइन स्मूथनिंग ईएमए जो है ये 50 होगा, उसको आप 21 कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 21 है। ओके। बाकी कलर और बाकी सारी चीजें इसमें सेम रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस हमें नहीं करना है यहाँ पे। दूसरा, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में इसको भी टिक मार्क होगा और ये एक टिक मार्क होगा। तो बार कलर्स हमें ग्रीन रेड नहीं चाहिए। जैसे कैंडल्स चलते हैं उसी तरह से हमें उसके के कलर्स आने चाहिए। आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मे भी हो सकता है कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो, तो मैंने इसको हटा दिया। मुझे बार के कलर जैसे मार्केट बेस चल रहा है उसी तरह से चाहिए, मुझे कैंडल्स के कलर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं चाहिए। जैसे भी मार्केट अगर सेलिंग है बाइंग है उसी तरह से चाहिए। तो इसको मैंने हटा दिया है। सिर्फ मुझे चाहिए ट्रेन लाइन का कलर, जो कि अगर मार्केट अपसाइड है तो ग्रीन में हाईलाइट होना चाहिए, डाउन साइड है तो ये रेड में होना चाहिए। थोड़ा थिकनेस वगैरह आप यहाँ पे जो है इसका इस तरह से कम वगैरह कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको किस तरह से रखना है। तो बेसिक इसमें कुछ चेंजेस है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, और आपको ओके करना है। तो जैसे आप ये ओके करोगे, आपके स्क्रीन पे अगर देखोगे ये गोल्ड का चार्ट है, इसके ऊपर अगर देखोगे इस तरह से ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें बेसिकली हमें चेक करना है हमारे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट्स कहाँ पे बने हुए हैं, जोन अंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने बताया वो आपको यहाँ पे आना चाहिए। तो 1 आवर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे भी है आपको थोड़ा मार्केट समझ के लेना है। जैसे कि ये मार्केट में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक तरह से मल्टीपल अगर देखोगे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। और मार्केट ने अगर देखोगे लास्ट टाइम जो है इस सपोर्ट को एक तरह से एज अ सपोर्ट यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है और प्राइस जो है ऊपर गया है। ठीक है। तो अगर देखोगे ये मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है, ये मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। तो ये मेरा हो गया बेसिकली मार्किंग
अलग अलग लेवल्स के मार्किंग हो गए, 30 मिनट 1 आवर के आपको ये मार्किंग करके लेना है। साथ में उसके बाद आपको जाना है 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो लेट से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी प्राइस में, जहाँ पे हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जहाँ पे हम ट्रेड कर सके। तो अभी 5 मिनट पे जैसे जाते हैं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो पहले तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि प्राइस इस सपोर्ट पे आने के बाद एक अपसाइड मूव दिया है, और एक डाउन साइड का मूव उसके बाद आया है रेजिस्टेंस से, राइट। अब मुझे कौन से अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलने वाले हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलने वाले हैं, तो एक आपको याद होगा या आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में होता है, तो हम लोग ट्रेंड्स के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करते हैं, हम ट्रेंड के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हैं। बट ऐसे भी कुछ मूवमेंट्स बीच में मिलते हैं, जहाँ पे जो है हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में भी एक अच्छा खासा जो है मूवमेंट आता है, और वो हमारे हाथ से मिस हो जाता है। जैसे कि बाइंग जोन है, बाइंग जोन में क्या हो जाता है, कभी कभी 70-80 पिप 100 पिप का भी ऐसे एक सेलिंग का जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट वो हमारे से मिस हो जाता है। रीजन है उसका ये होता है कि हमें वहां पे समझ में नहीं आता है कि मार्केट वहां से उतना मूवमेंट देगा या नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे इसी बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन का हमें यूज करना है, 15 मिनट मूविंग एवरेज का जो है यूज करना है, ठीक है। और हमें उसको 21 EMA का हमें जो है यूज करना है, और उसमें हमें किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रहे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले तो इसको लिया है, ठीक है। मूविंग एवरेज यहाँ पे आपके सामने है। तो अभी जैसे ये एक तरह का देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद ऑब्वियसली क्या है कि ब्रेकआउट होगा तो हमें सेल की तरफ देखना है, क्योंकि हमारा सपोर्ट जो था मेजर, ये हमने मार्क किया था पहले ही यहाँ पे है। तो प्राइस ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक हमें मिलने वाला है, राइट। तो अभी हम जाते हैं इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मेरा थॉट जो है यहाँ पे क्लियर है, कि मुझे जो है एक ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस जो है इस लेवल से इस लेवल तक आने वाला है। तो ऑब्वियसली जहां जहां पे भी मुझे यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ऑब्वियसली मैं जैसे कि यहाँ पे देखो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने लिया। सेम प्राइस वापस से इस जोन तक आया है, यहाँ से मैंने सेल लिया है। फिर प्राइस जो है इस लेवल तक आया है, तो मतलब जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को टच किया है, मैंने वहां से उसको शॉर्ट किया है, सेल किया है, और वहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। बट इसमें अगर थोड़ा तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम थोड़ा यहाँ पे देखोगे, तो ऐसे भी कुछ मूवमेंट्स आए हैं जहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अगर देखोगे कितना मूवमेंट दिया है, तो देखो यहाँ पे एक तरह से ये मूवमेंट देखोगे करीबन 160 पिप्स का है बाइंग का। ओके, उसके बाद ये मूवमेंट अगर देखोगे, लगभग लगभग ये मूवमेंट को भी अगर यहाँ पे को देखते हो तो 200 पिप्स का मूवमेंट है, राइट। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे भी एक कुछ मूवमेंट हुआ है, करीबन करीबन ये मूवमेंट 120 पिप का है। और लास्ट में अगर देखोगे प्राइस ने, अगर देखोगे एक तरह से ये मूवमेंट देखोगे, करीबन करीबन 300 पिप का मूवमेंट है, राइट। तो ये सारे मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे ना, हमारे हाथ से मिस हो जाएंगे, क्योंकि मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है कि प्राइस जो है ये तो सेलिंग में है, तो ऑब्वियसली सेलिंग में है, तो जब भी प्राइस ऊपर आएगा तब मैं शॉर्ट करूंगा। बट ऐसे भी कुछ मूवमेंट्स मुझे मिलेंगे कि जहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ऐसे कोई बड़े मूव्स जब आने वाले हैं, वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, और उसमें मैं कैसे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है बहुत, आपको ज्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ आपको केयरफुली सिर्फ प्राइस को देखना है, कैंडल्स को देखना है। तो क्या चीज देखनी है, तो यहाँ पे अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली क्या है, तो ये देखो, ये रेड कलर की हमारी जो मूविंग एवरेज है, ठीक है। जब भी प्राइस, या ध्यान से सुनना, जब भी प्राइस इस मूविंग एवरेज को एक बड़े प्राइस से, बड़े कैंडल से ब्रेकआउट कर देगा, जैसे कि ये देखोगे, तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है ऊपर की तरफ, बट नेक्स्ट रेड कैंडल फिर से उसके ऊपर आके क्लोज हुई, उसके अगली कैंडल जो है अंदर आके क्लोज हुई, फिर से प्राइस डाउन साइड है। तो ये हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो है सेलिंग का है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी तुम इस जोन को कंसिडर करोगे, जैसा हम लोग जोन, तुमको पता होगा कि हम ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, तो मैं अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर अगर ये बाइंग का अगर कंसिडर करता हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है इसके वजह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक के अगर मैं आने के बाद अगर बाय का ट्रेड लगाता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा, राइट। तो मुझे इस तरह के ट्रेंड में इस तरह का ब्रेकआउट नहीं चाहिए। मुझे ब्रेकआउट किस तरह से चाहिए, मुझे ब्रेकआउट चाहिए इस तरह के, किस तरह से, कि जहाँ पे मुझे अच्छा खासा ब्रेकआउट हो। यहाँ पे देखोगे मल्टीपल कैंडल्स ने एक बड़ा सा मुझे क्या करके दिया है, यहाँ पे एक तरह से मल्टीपल
कैंडल्स ने मुझे बड़ा सा क्या करके दिया है, ब्रेकआउट करके दिया है। जहाँ पे अगर मैं 15 मिनट को भी देखूँ तो 15 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे मुझे इसमें यहाँ पे दिखाई देगा कि मुझे अच्छा खासा बड़ा इसमें क्या हुआ है ना, ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे एक तरह से ये यहाँ पे एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना मूवमेंट नहीं हुआ है या ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे बड़ा सा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो सेम ये एक तरह का मेरा क्या बन जाता है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, एक तरह का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिलता है। तो ये कैंडल्स जो बने हुए हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक के लिए मुझे वैलिड बनते हुए दिखाई देते हैं, तो ये कैंडल्स मेरे लिए क्या बन जाएगी, जब भी ये ब्रेकआउट करेगा मूविंग एवरेज को, तो ये मेरा एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसको हम अभी हटा देते हैं यहाँ पे। जब क्योंकि यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है, मैंने वेट किया प्राइस को फिर से डाउन साइड में आने के लिए, इस कैंडल्स के आसपास ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस जब आया, तो ऑब्वियसली मेरा एसएल अगर देखोगे ऑर्डर ब्लॉक से लेके, तो मेरा इस डाउन साइड के मूवमेंट तक अगर देखोगे, इसके लोअर तक अगर देखोगे यहाँ तक, तो करीबन करीबन इसके लो तक, इन कैंडल्स के लो तक अगर देखोगे, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो करीबन ये देखो 35 पिप्स का ये एक तरह का एसएल हो गया मेरा, कि इसके नीचे मेरा एसएल होगा, 35 पिप्स का एसएल होगा, या मैक्सिमम इसके नीचे थोड़ा लूँ तो 40 पिप का एसएल होगा। 40 पिप के अगेंस्ट में ऑब्वियसली मुझे 1:2 का रेशियो देना है। तो 1:2 के हिसाब से अगर 35-40 पिप्स का अगर एसएल है तो मुझे कितना मूवमेंट चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरे को 70 से 80 पिप का मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा देखूँ तो ये पूरा के पूरा 100 पिप का मूवमेंट हुआ है। एक तरह से अगर ये देखोगे, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर लगाता हूँ एसएल में, इस जोन के डाउन साइड में अगर इसको लगाता हूँ इस तरह से कहीं पे, और मैं अगर ये पूरे जोन को अगर इस तरह से अगर देखता हूँ, तो मेरा ये 100 पिप का मूवमेंट अगर देखोगे 1:2 का हुआ है। तो ये तो मैंने एसएल जो है 40-50 पिप का रखा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं इस जोन के नीचे, इस कैंडल के जोन के नीचे, तब भी मेरा ये लगभग लगभग 1:5 के अबव ही मेरा एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब सेलिंग जोन में भी मैंने क्या कर लिया, एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, और उसमें भी मैंने करीबन करीबन 70 से 80 पिप का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो ये किस तरह से मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्राइस यहीं से आने के बाद बाइंग जा सकता है, तो ऑब्वियसली मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी मेरे मूविंग एवरेज को प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, तब मैंने इसको क्या कर लिया, एनालिसिस किया कि ये प्राइस यहाँ से जा सकता है। सेम चीज यहाँ पे देखो, एक कैंडल ब्रेकआउट है, फिर से प्राइस नीचे है, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे वैलिड नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी देखोगे कैंडल के मूविंग एवरेज के ही आसपास में एक ब्रेकआउट है और फिर प्राइस नीचे है, तो वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस नीचे आया है, सपोर्ट पे आया है। सपोर्ट पे आने के बाद हमारा बहुत टाइम ऐसा होता है कि सपोर्ट पे हम लोग एंट्री कर लेते हैं, बट बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि सपोर्ट पे हमारा एसएल चला जाता है, क्योंकि एसएल कहाँ पे लेना है हमें नहीं समझ में आता है। बट यहाँ पे वो भी चीज़, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि सपोर्ट पे आने के बाद हम एंट्री ना करके प्राइस को ऊपर जाने दे, इस मूविंग एवरेज को ब्रेक करने दे। जैसे ही प्राइस ने इस मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया, मैंने क्या किया, फिर से इसका वेट कर लिया। और ये जो कैंडल्स है मेरे ऑर्डर ब्लॉक के, जैसा आपको सबको पता होगा ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से आइडेंटिफाई होता है कि कौन से कैंडल्स को ऑर्डर ब्लॉक पकड़ते हैं, तो देखोगे यहाँ पे फिर से प्राइस जो है मेरे ऑर्डर ब्लॉक में आया है। एसएल अगर देखोगे इन स्विंग के नीचे यहाँ पे, तो करीबन करीबन मेरे ख्याल से ये 20-30 पिप का सेम एसएल है यहाँ पे। और टारगेट मेरा कितना होगा, 60 से 70 पिप्स का होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीबन करीबन इस ऑर्डर ब्लॉक से इस हाई तक भी अगर मैं देखूँ, तो लगभग लगभग 120 100 पिप 120 पिप का यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया हुआ है। तो ये किस तरह से मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये वैलिड बाइंग जोन बन सकता है। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी जो है 100% वर्क नहीं करती है कोई भी, 70-80% का इसका जो है ये होता है, एक तरह का रेशियो होता है। बट जितने भी तुम अगर बैक डेटेड में इसको चेक करोगे, टेस्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो फिर से ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया, और फिर से मुझे यहाँ पे 100-120 पिप का मूवमेंट इस प्राइस ने यहाँ पे दिया है। तो दो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए बाय साइड के लिए, जहाँ पे हमें बाय का अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, जहाँ पे प्राइस ने हमें अच्छा खासा बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिया है, राइट। तो ये दो ऑर्डर ब्लॉक हमने आइडेंटिफाई किए इसको ब्रेकआउट के बाद। अब थोड़ा सेलिंग के लिए भी देखते हैं। सेलिंग में अगर देखोगे, तो सेलिंग में भी हमें किस तरह से चाहिए, सेलिंग में हमें स्ट्रांग बड़ा सा एक तरह का सेलिंग चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रांग बड़ा सा सेलिंग हुआ है, एक तरह से हमने इसको पकड़ भी सकते हैं, बट यहाँ पे अगर देखोगे
प्राइस ने एक तरह से देखोगे यहाँ पे एक एसएल जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया 70 to 80% हमारा रेशो हो सकता है। तो यहाँ पे देखोगे हमारा एसएल यहाँ पे जाने के चांसेस है, और यहाँ पे गया है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकआउट था, बट प्राइस ने एक तरह से रिवर्स लिया है। फिर से यहाँ पे अगर देखोगे तो बड़ा सा ब्रेकआउट कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे भी एसएल गया है। बट अब जब ये बहुत ही अच्छा खासा देखोगे, ये रेजिस्टेंस पे भी प्राइस आया है, पहली बात। दूसरी चीज, बड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का एक मूवमेंट हुआ है जहाँ पे प्राइस ने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक से अगर जब भी प्राइस देखोगे वापस से आया है, और उसके बाद अगर तुमने इसको अगर ट्रेड में एंट्री की रही थी, तो यहाँ पे तुम्हारा एसएल अगर देखोगे, तो एसएल को भी अगर कंसिडर करते हैं तो करीबन करीबन 30-40 पिप से ज़्यादा एसएल नहीं होगा। एक तरह से अगर यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं तो करीबन ये 30-40 पिप का एसएल है। और 30-40 पिप के अगेंस्ट में अगर देखोगे यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे मिला है, क्योंकि प्राइस भी रेजिस्टेंस पे है, जिसके वजह से प्राइस जो है नीचे आने के चांसेस तो है ही, और अच्छे खासे मूवमेंट में हमें नीचे उसका मूवमेंट भी मिला है। तो इसी तरह से हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो अभी फिर से प्राइस जो है डाउन साइड आया है, फिर से अपसाइड का एक मूवमेंट है जहाँ पे एक ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट हमें कंसिडर कब करना है, जैसे मैंने बताया ऐसी कोई बड़ी अच्छी मूव आई उसके बाद ही हम इसको ब्रेकआउट में कंसिडर करेंगे। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था जहाँ पे आप स्कैल्पिंग करोगे, तो नियर नियर अगर देखोगे तो ऑब्वियसली व्यू तो सेलिंग का है। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से या छोटे, जब भी जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिलेंगे हम सेलिंग तो करेंगे। बट ऐसे कोई छोटे मूवमेंट जहाँ पे मिलेंगे पूरे दिन में, एक हो गया, दो हो गया, जहाँ पे भी हमें प्राइस जो है एक इस तरह का कोई मूवमेंट मिलता है, तो उसे भी हम ट्राई कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ, 20-30 पिप 40 पिप मैक्सिमम। और उस जोन्स के बीच में हम कहीं पे भी प्रैक्टिस करके हमारा जो है डेली के जो 2 ट्रेड 3 ट्रेड हो सकते हैं या 4 ट्रेड हो सकते हैं, इस तरह से हम करके उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसमें कंडीशंस वही होगी कि आपको जो है 1:2 के अबव ही टारगेट लेना है, क्योंकि आपके जो भी ये एसएल्स चले जाएंगे, लेट से यहाँ पे एक एसएल जा रहा है, यहाँ पे एक एसएल जा रहा है, तो हो सकता है कि 30 पिप का एसएल यहाँ पे गया, 20-30 पिप का एसएल यहाँ पे गया, 60-70 पिप्स का एसएल यहाँ पे गया है। तो ओवरऑल डे में जो आपका जो प्रॉफिट होगा, लेट से यहाँ पे अगर 100, 150, 200 पिप का ये सेलिंग में आपका ये हुआ है, ये बाइंग में अगर प्रॉफिट हुआ है, सेम यहाँ पे भी अगर सेलिंग में 100, 150 पिप का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो इन सारे को जब आप पूरा कंपाइल करोगे या पूरा कंसिडर करोगे, तो 4-5 ट्रेड में अगर आपका मान लो 200-300 पिप का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से आपका ये 50-60 पिप या 70 पिप का एसएल हो सकता है। तो ऑब्वियसली आपको जो है आपका टारगेट 1:2 के अबाव ही रखना है। ये मैंडेटरी चीज है हर एक स्ट्रैटेजी का। आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे स्ट्रैटेजी में, आपको कंपलसरी कहा जाता है कि टारगेट आपका 1:2 एंड अबाव ही होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज लागू होती है, वही रूल्स और टर्म्स यहाँ पे लागू होते हैं कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा 1:2 के अबाव रखना है, तभी जाकर आपका अकाउंट ग्रो होगा और आपका अकाउंट प्रॉफिटेबल इसमें दिखाई देगा। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई है। थोड़ा मैं बैक डेटेड भी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको हटा के थोड़ा आपको किस तरह से ये वर्कआउट होता है। तो देखो यहाँ पे एक तरह से देखो प्राइस जो है डाउन साइड में था कंटिन्यूअसली 15 मिनट के बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे ही प्राइस ने ये ब्रेकआउट कर दिया है, फिर से अगर देखोगे प्राइस जो है एक तरह से मेरा ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो देखो यहाँ पे जब भी प्राइस नीचे आया है, ये एक ब्रेकआउट था मूविंग एवरेज का, जिसके बाद प्राइस फिर से आया, तो एक वैलिड मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना है। प्राइस ने फिर से मुझे यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी है। सिमिलर वे यहाँ पे भी देख सकते हो, जिस जहाँ जहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिखे है, वहां से अगर आप देखोगे तो ये आपको वहां से प्राइस जो है डाउन साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो बाइंग के लिए हो गया। सेलिंग के लिए भी अगर देखें तो सेलिंग के लिए भी यहाँ पे एक तरह से ये ब्रेकआउट है यहाँ पे इसका, तो ये एक वैलिड है, तो यहाँ पे एक देख सकते हो। सेम चीज अगर यहाँ पे जब भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बाइंग में भी उसी तरह से ये काम करता है। तो जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो गए, आपकी लास्ट कैंडल जो है एक तरह से आपकी सेलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका वर्कआउट होगा। तो सेम अगर अभी यहाँ पे देखोगे, ये एक तरह का ब्रेकआउट था यहाँ पे सेलिंग का, ठीक है। तो ये सेम ब्रेकआउट है, तो ये हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो यहाँ पे भी एसएल जाने गया हुआ लग रहा है, अगर देखोगे इसको, तो यहाँ पे भी एक एसएल गया है। तो यहाँ पे आपको
आपके जो ऑर्डर्स है या जोन मैपिंग है उसको भी थोड़ा यहाँ पे आपको देखना होगा, जैसे 30 मिनट को देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे हमारा जो जोन होता है 1 आवर या 30 मिनट पे, तो देखो यहाँ पे 30 मिनट 1 आवर पे जोन देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग होता है। तो आपको हर एक चीज मल्टीपल टाइम फ्रेम भी देखना है, साथ में आपको ये इन कैंडल्स को भी देखना है। बट ऑब्वियसली अगर इसमें तुम थोड़ा बैक डेटेड देखोगे ना, मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ 70-80% एक्यूरेसी आपको इस स्ट्रैटेजी की मिलेगी। और जहाँ पे आप 70 टू 80% आप आपके टारगेट्स को यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेड करके जो है, एंट्री करके जो है, आप इसमें बाइंग या सेलिंग में प्रॉफिट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे चैट में बता सकते हो, लिख सकते हो। और अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं जोन मैपिंग भी करके देता हूँ आपको, डेली बेसिस पे वहाँ पे एनालिसिस भी करके देता हूँ। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से मैपिंग किया जाता है और किस तरह से बाइंग और सेलिंग के एनालिसिस को किया जाता है। तो आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे या तो छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे भी आप देख रहे हो, आपको जोन मैपिंग करना है, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने हैं। और जैसे जैसे प्राइस जो है मूविंग एवरेज को बड़े पैमाने पे बड़े टाइम टाइम के हिसाब से, मतलब करीबन करीबन 40-50 पिप एक ब्रेकआउट देना चाहिए मूविंग एवरेज को। और उसके बाद जब वो रिटेस्ट के लिए उस जोन पे आएगा, तब उस जोन को आप वैलिड जोन या उस जोन को आप एक तरह से ट्राई कर सकते हो उस डायरेक्शन में, जहाँ पे आपको वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस 70-80-90% तक हो सकते हैं। 100% तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगा, बट 70-80% तो आप इसको ऑब्वियसली कंसिडर कर सकते हो। 10 में से अगर आपके 7 ट्रेड या 8 ट्रेड भी अगर इस तरह से 1:2 एंड अब रिस्क पे चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो एसएल चले गए हैं वो उसी तरह से आपके रिकवरी में भी हो जाएंगे, और आपका अकाउंट ऑब्वियसली जो है वो प्लस साइड में होगा, माइनस नहीं होगा, लॉस में नहीं होगा, वो प्रॉफिट में ही होगा। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको स्ट्रेटजी समझ में आई। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।